वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग जैसा कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एम्स, सीनेट, अदर स्टेट का पेपर्स फुल पेपर सेट नंबर 2 देखेंगे, जो टेस्ट बिल्कुल पेपर जैसा हो रहा है। तो आप लोग पेपर और कलम ले लीजिए और चेक करिए किसका कितना नंबर आता है। वो कमेंट में हमें बताएगा किसका कितना नंबर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टेस्ट आप बिल्कुल पेपर ही जैसा फील करिए, क्योंकि टेस्ट एकदम पेपर ही जैसा बनाया गया है। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का आता हुआ आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिजिक्स का कह रहा है कि बल का एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है। जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो पहले हम लोग बल को देखते हैं। बल को हम लोग क्या कहते हैं। बल को हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या होता है। फोर्स एक हमारा सदिश राशि है। फोर्स कैसा है, हमारी सदिश राशि है। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है। सदिश हमारा वेक्टर है, सदिश राशि है। बल होता है, बल बराबर क्या होता है। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। मास को हम लोग क्या कहते हैं। मास को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। और एक्सीलरेशन इनटू त्वरण होता है। त्वरण को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण कहता है, त्वरण बराबर वेग में एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा। फोर्स बराबर केजी, मास जो द्रव्यमान होता है केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड, त्वरण बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये बल हो गया। ठीक, और ऑप्शन हमारा कह रहा है पास्कल। जो पास्कल होता है ये हमारा प्रेशर होता है। पास्कल जो होता है ये हमारा प्रेशर होता है। प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं। प्रेशर को हम लोग दाब कहते हैं। प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, दाब। दाब बराबर जो होता है हमारा फोर्स। फोर्स मतलब क्या कहते हैं, फोर्स बराबर फोर्स अपान एरिया होता है। एरिया होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। ठीक, जूल जो होता है, जूल ये वर्क का मात्रक होता है। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक, वाट जो होता है, वाट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर हमारा शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम को हम लोग वाट कहते हैं। ठीक, तो देखो वर्क का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं। ठीक, वाट कहते हैं। एक एग्जांपल हम लोग जैसे देखते हैं, 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। जो 1 HP जो कहते हैं 1 हाथ पावर का मोटर है, तो वो क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक, और दूसरा जूल जो फोर्स होता है, फोर्स का एसआई मात्रक जो होता है, फोर्स का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है। ठीक, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका आंसर हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा बी हो गया, न्यूटन होता है। अगर फोर्स का अगर हम लोग न्यूटन रख दें यहाँ, अगर हम लोग न्यूटन रख दें तो न्यूटन इंटू सेकंड को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन इंटू सेकंड को हम लोग जूल कहते हैं। न्यूटन एंड सेकंड को जूल कहते हैं। ठीक, आइए सारा डिलीट करने के बाद फिर हम समझते हैं। तो हमारा फोर्स हो गया। फोर्स कैसी राशि है, फोर्स हमारी सदिश राशि है। फोर्स हमारी कैसी है, सदिश राशि है। वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद जो वर्क होता है, कार्य जिसे हम लोग वर्क कहते हैं, वर्क हमारा जिसे हम लोग कार्य कहते हैं, ये अदिश है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अदिश राशि है। ठीक, वाट पावर, पावर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर जो होता है, पावर इज शक्ति। शक्ति हमारी कैसी होती है, शक्ति हमारी अदिश राशि है। शक्ति हमारी अदिश राशि है। ठीक, शक्ति हमारी अदिश राशि है। ठीक, और दाब जो होता है, दाब हमारा क्या हो गया, दाब जो होता है ये हमारा, दाब जो होता है ये हमारी सदिश राशि होती है। दाब हमारा जो होती है सदिश राशि है। दाब हमारा सदिश राशि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो हमारी सदिश राशि हो गई। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर जो हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा देखे हैं बी हो गया, न्यूटन हो गया। ठीक,
1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, काइनेटिक एनर्जी होती है किस पे निर्भर करती है, केवल द्रव्यमान पर, ओनली मास पर, केवल चाल पर, ओनली ऑन वेलोसिटी पे, द्रव्यमान और चाल दोनों पर, बोथ मास एंड वेलोसिटी पे, घनत्व डेंसिटी पे। तो जो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक, घनत्व बराबर हमारा होता है द्रव्यमान बटे आयतन हो जाता है। ठीक, आयतन होता है। लेकिन हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जब हम लोग फार्मूला देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को K इंटू ई से डिनोट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है mv²। ठीक, यहाँ एम फार हम लोग क्या देखते हैं, एम इज इक्वल मास जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, और वी फार वेलासिटी, वी फार हम लोग क्या कहते हैं, वेलासिटी या चाल। यहाँ स्पीड को भी देखते हैं, स्पीड और वेलासिटी दोनों को देखते हैं। यहाँ स्पीड एंड वेलासिटी दोनों को हम लोग वी फार देखते हैं। ठीक, वेग और स्पीड। तो यम क्या कहते हैं, यम द्रव्यमान हो गया, वे वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी में मास इनटू चाल दोनों आ रहा है। तो केवल मास और केवल चाल नहीं होगा, दोनों होगा, द्रव्यमान और चाल दोनों होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक्स एनर्जी जो होती है हाफ mv² होता है। ठीक, अगर किस ऐसी एक क्वेश्चन आप लोग को अगर ऐसे पूछ लिया जाए एग्जाम पे, अगर एक क्वेश्चन ऐसे काइनेटिक एनर्जी पे पूछ लिया जाए, किसी पिंड का कह रहा, किसी ऑब्जेक्ट का मास, अगर ऑब्जेक्ट का मास अगर दे दे 5 kg, किसी पिंड का ऑब्जेक्ट का मास दे दे 5 kg, और उसकी वेलासिटी, अगर उसकी वेलासिटी दे दे 3 मीटर प्रति सेकंड, अगर 3 मीटर प्रति सेकंड दे दे, तो कहे कि वाट डिफाइन टू काइनेटिक एनर्जी, वाट डिफाइन टू काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी आप लोग से पूछ ले कि वाट डिफाइन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लोग फार्मूला जब लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², तो हाफ हो जाएगा। मास हम लोग कितना देखे हैं, मास हमारा 5 kg लिखा है, और वेलासिटी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका हो गया 45/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये काटेंगे 22.5 के आसपास इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक, एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी को हम लोग जूल लिखते हैं, इसका एनर्जी को हम लोग जूल लिखते हैं। ठीक, तो दो का एग्जाम्पल के साथ हम फार्मूला भी बता दिए। तो चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना होता है। कह रहा जो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान, कह रहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। क्या 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या 11.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी क्या होती है, ये फ्री फॉल डायरेक्शन के लिए यूज में आती है, जो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो इसे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो इसका मान एक कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेट होता है, जिसे हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, अगर कैपिटल जी का पूछते तो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 10 के पावर -11 होता है। ठीक, अगर इसी का अगर पूछ ले कि कैपिटल जी का क्या कहते हैं, एसआई यूनिट पूछ ले, कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, कैपिटल जी का एसआई यूनिट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला होता है, यह बराबर होता है G m1m2 अपॉन r² होता है। ठीक, तो जिस चीज़ का निकालना होता है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में G बराबर हो जाएगा FR² बराबर m1m2 को तो m1m2 लिख लेते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। आर हमारा दूरी, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाता है।
अपान केजी स्क्वायर हो जाता है, तो न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। तो 10.8 ये ज़्यादा है ना, 11.8 ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा 9.8, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, स्मॉल जी का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान 9.8 हो जाता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। जो प्रकाश की गति होती है निर्वात में कितनी होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में निर्वात में कितनी होती है। 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10 के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। जो लाइट होती है जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, लाइट जो होती है, लाइट जो प्रकाश होती है, तो ये पृथ्वी पे आने में कितना समय लगती है, तो इसे अर्थ पे आने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगती है, 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। ठीक, पृथ्वी पर आने के लिए सूर्य की प्रकाश। ठीक, लाइट जो होती है वैक्यूम में ट्रेवलर करती है, ये वैक्यूम में निर्वात में चलती है, वैक्यूम में चलती है। तो ऐसा क्या है जो वैक्यूम में नहीं चलती है, तो साउंड जो होता है, ध्वनि जो होता है, साउंड जो ध्वनि होती है वह वैक्यूम में नहीं चलती है, साउंड जो ध्वनि होती है वह वैक्यूम में नहीं चलती है। तो लाइट प्रकाश हो गया। तो प्रकाश वर्ष एक यही एग्जाम्पल आता है, एक प्रकाश वर्ष जिसे हम लोग लाइट ईयर कहा जाता है, एक लाइट ईयर जिसे कहा जाता है, लाइट ईयर, ये हमारा दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक, डिस्टेंस का मात्रक जो होता है, डिस्टेंस का मात्रक हमारा क्या हो जाता है, लाइट ईयर हो जाता है। तो प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। जो साउंड वेव आर होता है, जो साउंड होता है वो कौन सा वेव होता है। अनुप्रस्थ तरंगे जिसे ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, या सतही तरंगे जिसे सरफेस वेव्स कहते हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो ध्वनि साउंड जो होती है, अभी हम साउंड को ऊपर बताएं कि साउंड जो होती है, साउंड का जो होता है इस मेजर किया जाता है, वो किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में, डेसीबल में साउंड मेजर किया जाता है, किसमें, डेसीबल में, जिसे डीबी लिखा जाता है, डेसीबल में साउंड मेजर किया जाता है। ठीक, साउंड किस में नहीं चलता है, तो साउंड हमारा वैक्यूम में नहीं चलता है, साउंड जो होता है ये हमारा वैक्यूम में नहीं चलता है, साउंड वैक्यूम में नहीं चलता है। ठीक, तो साउंड की तरंगे जो होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। साउंड जो होती है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है। जड़त्व का नियम कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, बल का नियम लॉ ऑफ फोर्स, या ऊर्जा संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर लॉ ऑफ कंजर्व ऑफ एनर्जी देखा जाए फिजिक्स में, तो इन्होंने एस्टीन ने दिया था, इसे हम लोग एस्टीन ने दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, E बराबर mc² कहते हैं, E बराबर mc² कहते हैं। मास यहाँ क्या होते हैं, यहाँ m मास होता है, c क्या होती है, यहाँ m इज इक्वल मास होता है, m इज इक्वल मास होता है, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, c हमारी स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है। ठीक, बल का नियम ये न्यूटन के सेकंड लॉ से मालूम चलता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से मालूम चलता है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ था, न्यूटन का सेकंड लॉ से हमारा मालूम चलता है, यह बराबर ma से, यह बराबर ma से, यह बराबर ma से। ठीक, एक्शन रिएक्शन जो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ था, ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर थर्ड लॉ का देखा जाए कि बंदूक से गोली निकलने के बाद बंदूक को पीछे की ओर जाना, जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक को पीछे की ओर जाना है, ये पीछे की ओर मूव करता है।
तो न्यूटन का प्रथम लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी 6 का ए हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ठीक, आइए हम लोग नीचे और चलते हैं। ठीक, नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा कि नीचे को कह रहा कि उत्तर प्रदेश, नीचे कह रहा हमारा उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों जिन्हें बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जेएनएम का एग्ज़ाम देना है, तो वह कह रहा है कि ये व्हाट्सअप नंबर कुछ बता रहा है। देखिए क्या बता रहा है कि ये व्हाट्सअप नंबर है, कह रहा कि ये व्हाट्सअप नंबर है 7307912898 पे। ये फ्री टेस्ट कह रहा है कि फ्री टेस्ट कह रहा है कि 25 फ्री टेस्ट दिया जाएगा, 25 फ्री टेस्ट दिया जाएगा इसी व्हाट्सएप नंबर पे, क्या मैसेज करके, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे, ये अभी नीचे बता रहा है कि ये स्टार्ट कब से हुआ है। तो ये टेस्ट सीरीज दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें से टू टेस्ट दे दिया गया बच्चों को। अब थर्ड टेस्ट आने वाला है। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर होता है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर किसके साथ जोड़ा जाता है। जो ए वोल्ट मीटर इज ए कनेक्टेड, जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या श्रेणी क्रम, जिसे हम लोग सीरीज क्रम कहा जाता है, समांतर में, पैरेलल में, दोनों में, बोथ, या इनमें किसी में नहीं, इन नॉन। तो देखो श्रेणी क्रम का जैसे होता है, ये श्रेणी क्रम का प्रतिरोध ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक, श्रेणी क्रम का रेजिस्टेंस हमारा ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक, ये हमारी एक बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा की हो गया, ये सब, ये हमारा क्या कहते हैं, ये वोल्ट मीटर हो गया। तो ये वोल्ट मीटर नहीं होगा इसमें, क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा जाता है। ये हमारा एमीटर हो गया, एमीटर का पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। ठीक, ये हमारा रेजिस्टेंस आर है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक, ये रेजिस्टेंस का नंबर है। ठीक, तो ये कह रहा कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हमारा श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर हमारा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। लेकिन एक ही पॉइंट लिख लो, अमीटर जो होता है, अमीटर हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अमीटर हमारा श्रेणी क्रम में क्या कहते हैं जोड़ा जाता है। अमीटर करता क्या है, एमीटर जो होता है वह विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापता है। विद्युत धारा कौन मापता है, विद्युत धारा जो होता है, करंट जो नापता है, विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज बताता है कि करंट सर्किट में कितनी वोल्टेज से सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वोल्ट मीटर का काम होता है। ठीक, आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा का एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या कूलाम कहते हैं, एम्पियर, ओम या वोल्ट। तो पहले जब कूलाम जो होता है, कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम जो होता है, कूलाम का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट, ये हमारा चार्ज का होता है, चार्ज कहते हैं, चार्ज जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश, कि उसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। तो चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या कहा जाता है, आवेश कहते हैं। चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश हमारे एक पॉजिटिव होते हैं, एक हमारे निगेटिव टर्मिनल पे होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। ठीक, तो कूलाम जो होता है ये हमारा चार्ज का एसआई यूनिट है। क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट है। ठीक, ओम जो होता है ये हमारा रजिस्टेंस का होता है, रजिस्टेंस का, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध जो वोल्ट से हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर को नापते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा वोल्ट होता है।
प्रतिरोध, ये ओम के फार्मूला जब B बराबर आई आर निकालते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है V अपान आई हो जाता है। ठीक, तो 8 का आंसर नंबर जो धारा का हो जाएगा, धारा का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर होता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, क्या P बराबर बी आई, P बराबर आई आर, या P बराबर V अपान आई, या P बराबर आई अपान आर। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ओम के नियम से, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ठीक, तो अगर हम यहाँ से V या I को इधर उधर करते, R को इधर करते, तो एक फार्मूला हमारा निकलता है V अपान आई, एक फार्मूला V अपान आई निकलता। अगर I बराबर हम लोग देखे जाए तो आर अपान वी होता है। ठीक, तो ये फार्मूला यहाँ से हो नहीं रहा है, तो ये फार्मूला P से कह रहा है कि पावर बराबर क्या होता है, W अपान टी से देखा जाए तो जो शक्ति का सूत्र होता है वो P बराबर वी आई होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा E हो जाता है। ठीक, अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर, लेंस की फोकस दूरी की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है। 10 नंबर क्वेश्चन की फोकल लेंथ की क्या हमारी वोल्ट होती है, मीटर होती है, जूल होती है, या न्यूटन होती है। तो अभी ऊपर हम बताएं कि न्यूटन जो होता है ये हमारा फोर्स का होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आएगा एक यूनिट एंड मेजरमेंट से, यूनिट एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन का आना तो श्योर है, मेजरमेंट से एक क्वेश्चन का आना तो श्योर है। ठीक, चाहे सीनेट का हो, चाहे सीनेट का हो, चाहे सीपेट का हो, या जेनम का हो। ठीक, सीपेट या सीपेट का हो, या जेनम का हो, या एम्स का हो, या इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा। ठीक, या एम्स का हो, हमारा एम्स का हो। ठीक, तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। तो जूल किसका हो रहा है, जूल हमारा वर्क एंड एनर्जी का होता है, जूल हमारा वर्क एंड एनर्जी का होता है, जूल हमारा वर्क एंड एनर्जी का होता है। ठीक, बोल्ट हमारा पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल का हमारा बोल्ट होता है। ठीक, लेंस की फोकस दूरी की मात्रा हमारा मीटर होता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, फोकस दूरी का फार्मूला P बराबर होता है 1 अपान एफ मीटर, 1 अपान एफ मीटर होता है, ये फोकस दूरी का फार्मूला होता है। ठीक, लेंस की फोकस दूरी, लेंस फोकस दूरी की एक मात्रक क्या होती है, लेंस की मात्रक एक डायोप्टर होता है, डायोप्टर जिसे कहा जाता है, डायोप्टर भी होता है लेंस की मात्रक डायोप्टर जी। ठीक, आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो गया। अब आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का एसआई मात्रक कैलोरी है, या जूल है, या वाट है, या न्यूटन है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है हमारा जूल होता है, तो इसका भी आंसर नंबर हमारा भी, इसका भी आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर नंबर हमारा बी हो गया। ठीक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल हो गया, वाट हमारा पावर का होता है, वाट हमारा पावर का होता है। ठीक, और न्यूटन जो होता है ये फोर्स का होता है। ठीक, न्यूटन हमारा फोर्स का होता है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। कह रहा एट वाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, क्या वो -40 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, या 100 डिग्री पे। तो ये जेएनएम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेएनएम के लिए आईएमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है 2026 के लिए, 2026 के लिए ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज़ रखेंगे तो वह उबलेगा।
0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो को 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाएगा, ठीक। तो कह रहा है कि सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होते हैं वो -40 डिग्री टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं, ठीक। -40 डिग्री टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, ठीक। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कहलाता है। कह रहा है ए सबस्टेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। कह रहा है कि विद्युत धारा प्रभावित कराने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। कुचालक जिसे इंसुलेटर कहते हैं, चालक जिसे कंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक जिसे सेमी कंडक्टर कहते हैं, परावर्तक जिसे रिफ्रेक्टर कहते हैं, ठीक। तो मान लो कोई ये सर्किट है, ये हमारी मान लो एक सर्किट है। तो इस सर्किट से अगर विद्युत धारा हमारी प्रभावित हो जा रही, ठीक। ये हमारी एक सर्किट है, ये हमारी एक बंद सर्किट है। अगर विद्युत धारा इससे प्रभावित हो जा रही है तो प्लस टर्मिनल से हमारा निगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा प्रभावित होता है। तो अगर कह रहा कि विद्युत धारा से ऐसा कौन सा पदार्थ है, या मान लो ऑब्जेक्ट है, कह रहा ऑब्जेक्ट है कि उस पे हमारा कि विद्युत धारा प्रभावित हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। अगर सर्किट से विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर। किसी चीज से कंडक्टर इसे कहा जाता है, जैसे कॉपर हमारा एक कंडक्टर है, कॉपर जो है कंडक्टर, इससे विद्युत धारा प्रभावित होता है, ठीक। इंसुलेटर का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इंसुलेटर का हमारा रबड़ हो जाएगा। रबड़ जो होता है ये इंसुलेटर का एग्जाम्पल, क्योंकि रबड़ से धारा प्रभावित नहीं होती तो इसलिए वो कुचालक है, कहते हैं कुचालक है। और हमारा सेमी कंडक्टर में हमारा ग्रेफाइट आ जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है उसमें धारा प्रभावित होती है, ग्रेफाइट से धारा प्रभावित होती है। तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है हमारा वो कुचालक में सेमी कंडक्टर अर्धचालक में आ सकता है। तो जिससे विद्युत धारा प्रभावित हो, अगर धारा प्रभावित हो रही है, करंट अगर जा रहा है, धारा प्रभावित हो रही है, प्रभावित हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक। उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। अगर धारा नहीं प्रभावित हो रही है, अगर धारा नहीं प्रभावित हो रही है तो उसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक। अगर धारा धीरे धीरे जा रही है और नहीं भी जा रही तो उसे हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहा जाता है, सेमी कंडक्टर कहा जाता है। तो धारा प्रभावित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो धारा जब प्रभावित हो रहा है तो उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा 13 का आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी होता है, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का सूत्र है, द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस का फार्मूला आर बराबर वी अपान आई, आर बराबर आई अपान बी, आर बराबर वी आई, आर बराबर वी प्लस आई। तो ओम का जो नियम होता है, ओम जो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, ओम्स लॉ से देखा जाए, ओम्स लॉ से देखा जाए, ओम्स लॉ से देखा जाए तो ये ओम्स ने दिया था कि B बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, ठीक। अगर हम R निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो ये फार्मूला बनता है V अपान आई। V अपान आई एक फार्मूला बनता है, तो क्या हो जाएगा, V अपान आई। तो R यहाँ जो होता है, R हमारा जो होता है, R बराबर हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक। रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक। V हमारा क्या हो जाती है, यहाँ V क्या होती है, V जो होती है V, और I क्या होती है, हमारा करंट होता है, ठीक। I हमारा क्या होती है, करंट होती है। V हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट ना, वोल्ट जिसे वोल्टेज कहा जाता है। उसमें क्या धारा की जो भी वहाँ होती है, प्रतिरोध की मात्रा जो होती है, वोल्टेज, ठीक। तो V बराबर जो होता है R बराबर V अपान आई से होता है, ठीक। तो इसमें फार्मूला जो दिया है तो इसमें R बराबर V अपान आई, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो होता है
इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध, कह रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज, कह रहा है कि जो समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध जो निकलता है आर बराबर आर 1/R1/R2 से, तो क्या बढ़ता है, इंक्रीज होता है, या डिक्रीज घटता है, या समान रहता है रिमेन सेम, या अंत हो जाता है, या बिकम इन्फिनिटी अनंत हो सकता है, अनंत हो सकता है इन्फिनिटी। ठीक, तो जो समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध होता है वो हमारा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस होता है वो घटता है, डिक्रीज रहता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, डिक्रीज होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये टेस्ट का सेशन आपका सोल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़ने के लिए तो हम ऊपर बता दिए हैं कि व्हाट्सएप नंबर 7307911898 से आप लोग फ्री में 25 टेस्ट ले सकते हैं, फ्री में 25 टेस्ट ले सकते हैं। ठीक, तो 15 नंबर का आंसर नंबर हमारा क्या हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो गया। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। चुंबकीय बल की दिशा कब ज्ञात की जा सकती है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डिटर्मिनेट बाई, दाएं हाथ के नियम से, राइट हैंड रूल से, या बाएं हाथ के नियम से, लेफ्ट हैंड रूल से, या न्यूटन के नियम से, या ओम के नियम से। तो ओम्स का नियम जो आता है ये हमारा रेजिस्टेंस पे, प्रतिरोध पे, रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक, रेजिस्टेंस पे। न्यूटन का नियम जो होता है वो न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ नहीं आएगा, न्यूटन का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ यहाँ नहीं आएगा। ठीक, तो बचा हमारा दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का। जब हम बाएं हाथ अपना लेते हैं, जब हम अपना बाएं हाथ लेते हैं, ठीक, बाएं हाथ हम जब लेते हैं तो हमारा अंगूठा जो होता है वो हमारा ऊपर की ओर होती है। ठीक, अंगूठा जो हमारी होती है वो ऊपर की ओर होती है। बाएं हाथ के नियम को जब हम हाथ अंगूठा उठाते हैं तो बाएं हाथ के ऊपर, तो चुंबकीय बल की दिशा जो होती है हमारी बाहर की ओर होती है। चुंबकीय बल की दिशा जो होती है वो हमारी बाहर की ओर होती है। जब बाएं हाथ के अंगूठे को आप लगाइए दीवार के पास या सामने करिए तो जो ऊपर जो होती है ये हमारी करंट की दिशा, ये हमारा करंट बताता है, ये करंट बताता है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये हमारा बाहर की दिशा बता, ये बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर व्यतीत करती है। ये अगर मान लीजिए कोई हमारी एक रॉड है, उस पे अगर हम अपना अंगूठा रखते हैं तो हमारा अंगूठा ऐसे बाहर की, ये दिशा बाहर की ओर होगी। तो चुंबकीय बल की दिशा हम बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी होता है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, कि एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसकी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, या ओम होता है। ठीक, ओम जो होता है ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम जो होता है ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ठीक, वाट जो होता है ये हमारा शक्ति का मात्रक होता है। ठीक, शक्ति का मात्रक। वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है, या विभव का मात्रक, विभव का मात्रक। ठीक, V बराबर W/Q होता है। ठीक, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम हमारा वोल्ट कहलाता है। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमारा जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, कह रहा कि किसी वस्तु में किया गया कार्य इतना, मतलब 5 जूल है, और उसमें उसकी वस्तु में लगाया गया आवेश दो 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 कूलाम है, तो उसमें किया गया विभव कितना होगा? तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? कह रहा कि किसी वस्तु पे किया गया कार्य 5 जूल है, और उसमें जो क्या कहते हैं चार्ज है वो चार्ज हमारा टू टू कूलाम है, 2 कूलाम है।
तो उसका विभव क्या हो जाएगा, तो विभव क्या होता है, चार्ज जूल अपान क्यू गुलाम, तो इसका हो जाएगा V बराबर 2.5 हो जाएगा। ठीक, नहीं, इसका ये जो हम काटेंगे तो ये इसका 2 2 जा 4 हो जाएगा, हाँ 2.5 हो जाएगा। ठीक, तो 17 नंबर का क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। 70 विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गति के परिवर्तन की दर कहलाती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, जो रेट ऑफ चेंज इज वेलोसिटी इज कॉल्ड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, चाल, त्वरण एसिलरेशन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को बल को फोर्स कहते हैं। तो फोर्स हम किस चीज को कब कहेंगे, मानो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये मानो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये हमारा इसकी इसकी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी जो है हमारी जीरो है, ऑब्जेक्ट है ये हमारी, इसकी वेलोसिटी जो है जीरो है। ठीक, ये वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो इसे हमें मान लो क्या कहते हैं, इसे हमें मान लो मोशन में लाना है तो उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, फोर्स लगा, तो ही कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पे बल लगाया जाए तो फोर्स में आ जाए। तो फोर्स वही चीज़ है कि किसी वस्तु को एक दर से दूसरे दर की ओर हस्तांतरित करना, या किसी चीज को कार्य करने में, जैसे कार्य करने में तो बल का उपयोग किया जाएगा, तो फोर्स वही है। एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन वेग में परिवर्तन, वेग की परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर जो होती है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, एक्सचेंज वेला चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम लोग वेसिलेशन को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी, उसी को हम लोग एसिलेशन कहते हैं। ठीक, लेकिन गति की परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। वेलोसिटी बराबर होती है हमारी, जो वेलोसिटी बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट होती है बटे टाइम होता है। तो ही कह रहा कि जो गति में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, गति के परिवर्तन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है। ठीक, कह रहा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जो 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है किस दर्पण में, कह रहा है इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन, कह रहा कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में, अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में, या समतल दर्पण में, या प्लेन मिरर में, या सभी में। तो सभी आंसर होगा नहीं। समतल दर्पण, अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग में दर्पण जब लेते हैं फेस देखने के लिए, तो उसमें आपका इमेज जो बनता है वो सीधा बनता है, ठीक, ये कि नहीं उल्टा बनता है। तो समतल दर्पण में इमेज जो होता है सीधा बनता है। अगर मान लो जो किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की मान लो जो पर्सन है, किसी पर्सन की इमेज देखना, तो उसकी उसकी शीशा, उसकी जो मिरर होगी वो कितना होगी, तो मिरर व्यक्ति की हाइट के अपान 2 होगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट 6 फीट है, 6 फीट है, तो उसे 3 फीट की शीशा चाहिए पूरी हाइट देखने के लिए। ठीक, तो पूरी हाइट देखने के लिए शीशे में 3 फीट की हाइट की शीशा चाहिए। ठीक, और जो उत्तल दर्पण होता है, ये जैसे गाड़ी वाहनों के बगल साइड मिरर में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। ठीक, तो उसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब हमारी सीधी बनती है। ठीक, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है कॉनकेव मिरर से। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आइए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्या ऋणात्मक से धनात्मक और फॉर निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर फॉर पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, दोनों दिशाओं में इन बोथ डायरेक्शन, या किसी में नहीं। तो देखो, जब हम किसी सर्किट को देखते हैं, ये मान लो दो रेजिस्टेंस वाला हमारा एक सर्किट है। ठीक, दो रेजिस्टेंस वाला हमारा एक मान लो सर्किट है, क्या है, दो रेजिस्टेंस वाला हमारा एक सर्किट है। ठीक,
सर्किट हमारी बंद है पूरी तरह, इसे हम लोग की कहते हैं, की मतलब चाबी, जिसे कुंजी कहा जाता है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है। तो जो मान लो कि कोई बैटरी चार्ज होती, मान लो तुम चार्ज हो, या अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, तो हमेशा अगले को आगे की ओर धक्का देगा, तो आगे ऑब्जेक्ट आगे की ओर जा रहा है, ठीक। तो ऊर्जा कौन देगा? जो चार्ज जिसके पास रहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, वही तो ऊर्जा देगा। मान लीजिए किसी के पास पेन ज्यादा है, पेन ज्यादा है, तो उधार कौन देगा? जिसके पास पेन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो हमारे ऊर्जा का जो फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल के ओर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल के ओर होता है। तो धारा का प्रवाह जो होता है वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। आंसर नंबर बी हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रवाह रोकने वाला तत्व कहलाता है। द एलिमेंट दैट रेजिस्टेंस करंट इन ए करंट इज, कह रहा करंट इज इन ए सर्किट, कह रहा कि द एलिमेंट दैट रेसिस्टेंस करंट इन ए सर्किट इन, कह रहा परिपथ में जो विद्युत रोकने वाला धारा को क्या चालक, प्रतिरोधक, परिपथ या संधारित्र, कंडक्टर, रजिस्टर या इंसुलेटर या कैपेसिटर। तो धारा कौन सर्किट में रोकता है? तो चालक कहता है कि धारा प्रभावित करेंगे, धारा हमारा चालक कहता है कि जिससे धारा प्रभावित हो उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो परिपथ में धारा रोकने का काम रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। जब हमारा हाई वोल्टेज की धारा रहती है तो उसे कम करने के लिए हम वोल्टेज का प्रयोग, रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध का, वो धारा को कम करती है, ठीक। तो प्रतिरोध, परिपथ में विद्युत धारा के रोकने वाला तत्व को हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं, जिसे रजिस्टर कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। कह रहा कि 22 नंबर, चुंबक का वह भाग जहां बल अधिक होता है, कह रहा चुंबक का वह भाग जहां बल अधिक होता है, कि द पार्ट ऑफ मैग्नेट वेयर फोर्स इज मैक्सिमम, कह रहा कि चुंबक का वह कौन सा भाग है जहां बल अधिक होता है? मध्य, मिडिल में, ध्रुव में, कहीं नहीं, या पूरे एक समान। मानो कि ये एक चुंबक है, ये हमारा एक चुंबक है, ठीक, ये हमारा एक चुंबक है। चुंबक में दो साइड होते हैं, चुंबक में हमारे दो साइड होते हैं, एक हमारा नॉर्थ साइड होता है, एक हमारा साउथ साइड होता है, ठीक। चुंबक में जो दिशा होती है, चुंबक की दिशा जो होती है, चुंबक की दिशा क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। चुंबक की दिशा जो होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ठीक। चुंबक की दिशा जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ठीक। ये मानो चुंबक हमारा बना है, ठीक। तो चुंबक कह रहा कि कहाँ सबसे अधिक मजबूत होता है, कह रहा कि वह भाग जहाँ अधिक बल अधिक होता है। तो चुंबक का सबसे अधिक बल जो होता है उसका ध्रुव होते हैं, दोनों टर्मिनल पॉइंट, ये जो इनके पोल्स होते हैं, पोल्स, पोल्स पे चुंबक का सबसे अधिक भाग होता है, सबसे अधिक बल होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन का नंबर, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? कि द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की मात्रा क्या होती है? हर्ट्ज होती है, मीटर होती है, सेकंड होती है, या जूल होती है? वेवलेंथ की मात्रा क्या होती है? तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य की मात्रा, सेकंड जो होता है ये टाइम का होता है, सेकंड जो होता है ये टाइम का होता है, टाइम का एसआई यूनिट होता है, टाइम का एसआई यूनिट होता है, ठीक, टाइम का एसआई यूनिट होता है। जूल वर्क एंड एनर्जी का, जूल वर्क एंड एनर्जी का, एनर्जी का एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, ठीक, एसआई यूनिट है, ठीक। और जो हमारा तरंग दैर्घ्य होता है उसका एसआई मात्रक जो हमारा होता है मीटर होता है।
तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है। ठीक, आइए 24 नंबर क्वेश्चन, फिजिक्स का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन, फिजिक्स का सेट नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। ठीक, फिजिक्स का। ठीक, कह रहा है रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो वेव आर यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या सतही तरंगे, सरफेस तरंगे। तो साउंड हमारा कैसा होता है, साउंड हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, साउंड जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। रेडियो तरंगे हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है। ठीक, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो गया। तो फिजिक्स का खत्म होते हुए हम लोग अब केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक केमिस्ट्री का पहला कह रहा कि विच लॉ, कह रहा कोई लॉ नियम कह रहा है, कोई लॉ नियम की बात कह रहा कि विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कह रहा कौन सा नियम बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। कह रहा कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या लॉ ऑफ मल्टीप्लाई प्रोपेशन कहता है, बहुगुणक अनुपात का नियम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या लॉ ऑफ डिफिनेटिव प्रोपोर्शन निश्चित अनुपात का नियम, या बॉयल का नियम। तो बॉयल, चार्ल्स गैस, ये सभी हमारे गैस के चैप्टर में आते हैं, गैस में। ठीक, तो ये हमारे होंगे नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मास होता है यही कहता कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इन्होंने लेवेजियर ने दिया था, इसको लेवेजियर ने दिया था, लेवेजियर नामक वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था। उन्होंने ही बताया था कि द्रव्यमान ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स परमाणु क्रमांक दर्शाता है क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, या सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग। ये मानो कि कोई एक हमारी एलिमेंट है, इसे हम लोग एलिमेंट तत्व कह लेते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट इसलिए क्योंकि ये हमारी एक तत्व है, एलिमेंट है। ठीक, अगर इसकी पावर पे अगर हम ऐसे ए रखते हैं, ये पावर अगर हम इसकी ए रख दें और इसके बेस पे बी रख दें, पावर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। पावर को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। पावर को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक, पावर को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक, पावर को एटॉमिक मास कहते हैं और नीचे को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो जो जो हमारा मान लो ये जैसे हमारा ये कार्बन 6 है, कार्बन 6 का परमाणु क्रमांक 6 होता है और भार 12 होता है। अगर इसमें हम लोग पहले देखते हैं इसका एटॉमिक मास कितना है, तो मास बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्रोटॉन इसका कितना होता है, प्रोटॉन हमारा परमाणु क्रमांक के बराबर होता है तो 6 हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर तो 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन भी हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कर दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कर दें तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर नहीं बन जाएगा, एटॉमिक मास नहीं बन जाएगा, एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक,
तो वही कह रहा कि परमाणु क्रमांक किससे दर्शाता है। परमाणु क्रमांक हमारा परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन को दर्शाता है। परमाणु क्रमांक जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को दर्शाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियो जो विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव। कह रहा है रेडियो धर्मिता के लिए कौन सा कण उत्तरदायी है। जो रेडियो चैप्टर जब पढ़ेंगे, लेकिन जो रेडियो धर्मिता चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है। कह रहा कि रेडियो धर्मिता के लिए कौन सा कण उत्तरदायित्व है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फोटॉन है। तो इसके लिए हमारा जो होता है, इसके लिए हमारा न्यूट्रॉन जिम्मेदार होता है। रेडियो धर्मिता के लिए न्यूट्रॉन जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। कह रहा है CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 28, 32, 44 या 30। तो CO2 हमारा ऐसे लिखा है। तो CO2 में हमारा क्या है, एक कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, CO2 है, अरे 2 है, 2 ऑक्सीजन है। इसे हमारा ऑक्सीजन पढ़िए। ठीक, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक, एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें कुल अगर कुल देखा जाए तो 3 एलिमेंट जुड़े हैं। ठीक, 3, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। ठीक, कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है एक कार्बन का, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा 12 प्लस 32, 12 प्लस 32 बराबर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक, 42 हो जाएगा। तो हमारा CO2 का कितना होता है, 44 होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल का हम लोग देख लेते हैं कि किसका नंबर कितना होता है। ठीक, जैसे H2SO4 है, जैसे H2SO4 का कितना होगा आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। प्लस सल्फर का 16, तो इसका मास नंबर कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो ये 4 हो गया। ठीक, तो हमारा 2 प्लस 32 प्लस 64, 2 प्लस 34। ठीक, तो ये कितना हो गया, 34 प्लस 64। तो ये 8 हो गया और 3 ये 9। तो 98 H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98 होता है। ठीक, ऐसे NH3 का हम लोग देख सकते हैं जिसे अमोनिया कहा जाता है। नाइट्रोजन का हमारा मास नंबर होता है 14, प्लस हाइड्रोजन कितना है, तो 3 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो गया। ठीक, ये हमारा 17 हो गया। ठीक, ऐसे हम लोग CH4 का देखते हैं। ठीक, CH4 का हम लोग देखते हैं। तो कार्बन का मास नंबर 12 हो गया, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 लिखते हैं। तो 12 4 कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। ठीक, 16 हो गया। ये हमारा मीथेन का हो गया। ठीक, एथेन का देखते हैं, C2H6 का अगर हम लोग देखते हैं, C2H6 का। ठीक, तो हमारा कार्बन कितना है, तो 2 गुड़े 12 कार्बन हो गया, प्लस 6 एक हाइड्रोजन में एक मास नंबर होता है। ठीक, तो ये 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30। तो इसका 30 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन के 3 समबारिक होते हैं, एक 1H1 होता है और 1H1 होता है, एक 1H2 होता है, एक एक 1H3 होता है। एक को प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम, एक को टाइटेरियम कहते हैं। ड्यूटेरियम को हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल, जिसे हम लोग D2O कहा जाता है। D2O को हम लोग क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं। ठीक, तो 4 नंबर का आंसर नंबर हमारा सी हो गया। इसका आंसर नंबर हमारा सी हो गया। ठीक, आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु प्रपोज द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। कह रहा कि प्लम पुडिंग मॉडल, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, बोर ने, डाल्टन ने। तो अगर केमिस्ट्री में डाल्टन जो आते हैं, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु सिद्धांत, जिसे एटॉमिक थ्योरी। तो ये हमारे एटॉमिक थ्योरी के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये हमारे एटॉमिक थ्योरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। एटॉमिक थ्योरी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो एटॉमिक थ्योरी के लिए हमारे डाल्टन आते हैं। बोर ने हमारा 2n एक स्क्वायर स्टेटमेंट दिया था कि इन्होंने कहा था कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे कक्षक में कितने, तीसरे में कितने, फोर्थ कक्षक में कितने। तो उन्होंने कक्षक में बताया था कि ये हमारा मान लो कक्षक बनाया जाए, ये हमारा कक्षक मान लो बनाया जाए, ये हमारा कक्षक मान लो बनाया जा रहा है, ठीक। ये हमारे कक्षक के जो बन रहे हैं, जो कक्षक बना है, तो उन्होंने बताया था कि जो पहला कक्षक जिसे हम लोग के से डिनोट करते, अरे इन्होंने पहला कक्षक जो बताया था कि जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, के दूसरे कक्षक को हम लोग किससे कहते हैं, यल से। तीसरे कक्षक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यम से। तीसरे कक्षक के एल एम यन। चौथे क्वेश्चन को हम कोष्टक को यन से कहते हैं, के एल एम यन, ठीक। तो उन्होंने कहा था कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाए। तो अगर इन्होंने 2n स्क्वायर का अगर स्टेटमेंट देखा जाए, तो अगर n बराबर हम 1 रखते हैं, अगर हम लोग n बराबर 1 रखते हैं, तो पहले कक्षक में n का स्क्वायर 1 का करेंगे, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, k बराबर 2 हो जाएगा, ठीक, k बराबर 2 हो जाएगा। तो वही ने बोर ने बताया थी कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर n का मान हम लोग 2 रख दें, अगर n का मान 2 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा, और 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो एल कक्षक में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल कक्षक में कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। अगर n बराबर हम लोग 3 रख दें, ठीक, अगर हम लोग n बराबर 3 रख दें, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो m में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, m में 18 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, ठीक। अगर 4 में रखे जाए, तो जो n वाला होगा उसमें हमारा 32 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। किसने बताया, बोर ने बताया था, ठीक, कि पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, द्वितीय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। रदरफोर्ड वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने नाभिक की खोज की थी, नाभिक जो न्यूक्लियस थी, नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज में इन्होंने अल्फा कण का जो वही पार्टिकल किया था, बम्बार्डिक, वही नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तो आंसर ये जो कह रहा है कि प्लम पुडिंग मॉडल जो होता है, जिसे हम वाटरमेलन का मॉडल भी कहा जाता है, इन्हों किसने दिया था, तो हमारे देने वाले वैज्ञानिक जे थॉमसन थे, ठीक। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर H2O इज। कह रहा पानी में H2O जो का ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1 है, 0 है, -1 है, या -2 है। तो हम H2O का ऑक्सीकरण संख्या ऐसे निकालते हैं। तो किसका पूछा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो हाइड्रोजन पहले आवर्त सारणी में आता है, तो इसके लिए 2 × 1 फिर +x बराबर 0 करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ x2 पॉजिटिव में, उधर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो H2O का हमारा जो होता है, H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाता है, ठीक। इसके लिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेटल रिएक्ट वेलेटली
विथ वाटर, कह रहा कि कौन सी धातु जल के साथ तीव्र अपक्रिया करती है? सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है। गोल्ड जो होती है ये वाटर जो होती है H2O के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये कोई रिएक्शन नहीं करता, ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। जो हमारा सोना होता है ये ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तांबा जो होता है ये रिएक्शन कब करता है कि जब वो तांबा की तार कटा हो तब H2O के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन करता है। लोहा जो है ये जल के साथ रखेंगे तो नमी के कारण उसमें क्या आ जाती है, जंग लग जाती है, लोहे में जंग लग जाती है। लेकिन धातु जो धातु है जल के साथ, ये जो सोडियम धातु है ये जल के साथ काफी तेज रिएक्शन करती है। इसके लिए आंसर नंबर हम लोग, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, सोडियम जल के साथ काफी तेज अपक्रिया रिएक्शन करती है जिससे पानी में हमारी आग आग निकलती है, धुएं निकलते हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे, कह रहा आगे कह रहा कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों जिन्हें बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जीएनएम का एग्जाम देना है वह व्हाट्सअप नंबर, इसमें व्हाट्सअप नंबर इस वाट कह रहा कि व्हाट्सअप नंबर जो ये है, कह रहा कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है 730791 पे टेस्ट, फ्री टेस्ट 25 टेस्ट दिया जा रहा है, 25 टेस्ट दिया जा रहा है जिसमें से 2 टेस्ट दे चुका गया है, 2 टेस्ट बच्चों को दे चुका गया है। ये टेस्ट हमारा दिसंबर से स्टार्ट है, दिसंबर से स्टार्ट था जो चल रहा है टेस्ट। यही टेस्ट सेकंड का ये सोल्यूशन बन रहा है, ये सोल्यूशन हमारा है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो टेस्ट में एक बार ज्वाइन होकर देखिए टेस्ट कैसा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस, कह रहा कि द प्रोसेस, कह रहा कि वह प्रक्रिया बताइए कि आप कोटिंग जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, कह रहा लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा कि लोहा है उस पे हम लोग जेड जेड की परत चढ़ा रहे हैं, जिंक की। ठीक, जिंक जिसे जस्ता कहा जाता है, रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना ग्लाइविजेशन कहते हैं, या एलॉय मिश्र धातु बनना कहते हैं, या इलेक्ट्रोप्लोटिंग कहते हैं। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन हमारा सीनेट यूपी सीनेट एग्जाम के, यूपी सीनेट एग्जाम के 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहते हैं। ठीक, अगर कि लोहे के ऊपर विद्युत से कह रहे हैं, विद्युत से, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लोटिंग कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोप्लोटिंग कहते हैं। ठीक, रस्टिंग मतलब जंग लगना, लोहे पे जब नमी आ जाती है, लोहे पे नमी की मात्रा जब कहीं हो जाती है तो वहाँ जंग लग जाता है, लोहे पे जंग पहुंचा जाता है। लेकिन लोहे पे ये अगर आयरन पे हम लोग, आयरन लोहा जो होता है आयरन पे हम जेडेन की परत चढ़ाते हैं, अगर हम लोग इस पे जेडेन की परत चढ़ाते हैं, जिंक की लेप लगाते हैं तो उसे हम लोग ग्लाइविजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर ग्लाइविजेशन कहते हैं, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द गैस इलोब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल, कह रहा अम्ल और धातु की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो माना क्या कहते हैं, धातु हमारा एक सोडियम है, Na जिसे कहा जाता है, और अम्ल हमारा HCl है। HCl का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये लग रहा कि ये नंबर जो है हमारा थोड़ा कम कम स्पष्ट कह रहा है। ठीक, ये हमारा सोडियम है, ये हमारा HCl है। जब दोनों आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट का या सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, या और हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो वही जब धातु और अम्ल अपक्रिया करते हैं, इसे हम NaCl को हम लोग, अगर देखा जाए NaCl को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक कॉमन कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, ये सोडियम
क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, ये क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये आपकी पॉइंट में, आप कहीं की पॉइंट में ऐड कर लीजिए, की पॉइंट में आप ऐड कर लीजिए, ठीक। तो ही जब अम्ल धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन का गैस के निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के निर्माण कर रहे हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या निकाल रही, धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल रही, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंपाउंड, कोई कंपाउंड यौगिक है, कह रहा है इज यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। कह रहा कि उस कंपाउंड का यूज करके कह रहा कठोर जल को मुलायम करने की कौन सी यौगिक प्रयोग किया जाता है। कह रहा कि जल कठोर है, हार्ड जल है, ठीक, उसको हम सॉफ्टन मुलायम करने के लिए यौगिक प्रयोग किए जाएंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या विनेगर जिसे हम लोग सिरका कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसी ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर से हम लोग पानी को शुद्ध करते हैं, दूधिया रंग जो हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर पानी को शुद्ध करते हैं, ठीक। लेकिन कठोर जल को हम जब न मुलायम करते हैं तो उसमें हम वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक। वॉशिंग सोडा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, अरे सॉरी, आंसर नंबर इसका इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा कि हार्ड जल को मुलायम करना है तो वॉशिंग सोडा का उपयोग करना पड़ता है, ठीक। तो 10 नंबर का आंसर नंबर बी हो गया, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शनल ग्रुप CHOOH जिसे COOH बिलोंग्स विच कंपाउंड। कह रहा कि COOH क्रियात्मक समूह किस प्रकार की यौगिक में पाया जाता है, ठीक। एल्कोहल में, एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन में। एल्कोहल का जो होता है, की पॉइंट में लिखो, ऐसे की पॉइंट डाल के अपने कॉपी में कहीं लिख लो, की पॉइंट्स में ऐसे लिखो, की पॉइंट्स में। एल्कोहल का जो हमारा होता है, एल्कोहल का जो हमारा समूह होता है एल्कोहल का, उसे हम लोग OH के नाम से जाना जाता है, ठीक। एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड CHO कहते हैं, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक। 11 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। COOH को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कॉम्बिनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का दहन, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, रिस्पायरेशन, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। कह रहा कि अभिक्रिया दो होती है, एक एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि ऊष्मा का बाहर निकलना होता है, ठीक। उसमें ऊष्मा का अब्जॉर्ब एक्सोथर्मिक में लिया जाता है, एंडोथर्मिक में एक्सोथर्मिक में अभिक्रिया जो ऊष्मा होती है बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक में क्या कहते हैं लिया जाता है, ठीक। तो कम जब हम क्या कहते हैं कम मीथेन को जलाएंगे तो उससे ऊष्मा निकलेगी तो वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है। श्वसन हम क्रिया करते तो एक्सोथर्मिक में आता है। न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर नंबर जो होता है, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है, ठीक। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर गिव्स। कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है। जब हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। H2 एंड O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, O3 ओजोन या H2O ओनली केवल जल। देखो जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक,
तो हमारा क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है, H2 प्लस O2 ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम वाटर का कराते हैं तो H2 और O2 प्राप्त होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, हाइड्रोलिसिस जब वाटर का कराते हैं तो इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी अपचायक अभिकर्मक है, अपचायक अभिकर्मक है, रिड्यूसिंग एजेंट, O2 है, H2 है, CO2 है या CO3 है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के काम हमारा H2 करता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जो 15 नंबर क्वेश्चन होता है, कह रहा कि व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। कह रहा NaCl में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, कोवुलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। Na प्लस Cl, Na और Cl, Na हमारा क्या है, एक धातु है, एक Cl अधातु है। धातु अधातु, धातु और ये हमारा एक पॉजिटिव होता है, ये एक नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। ठीक, आयंस का, अरे सॉरी आयंस का, इसमें एक निगेटिव चार्ज होता है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें दोनों में हमारा क्या हो रहा है, आयन का शेयरिंग होता है। ठीक, आयन का शेयरिंग होता है, तो ये मिलके क्या बनता है, NaCl बनता है। ठीक, तो उसी को कह रहा है कि जब आयंस का शरीर होता है, आयंस का, तो उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, NaCl में प्रेजेंट आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा एसिड एंड बेस चैप्टर से। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, एसिड एंड बेस एंड साल्ट चैप्टर से है। ठीक, ये साल्ट चैप्टर से है। ठीक, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती। ठीक, कह रहा कि विच इंसुल इंडिकेटर, कह रहा कि इंडिकेटर की बात कर रहा कि कह रहा कि विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक एंड बेसिक सोल्यूशन। कह रहा कि कौन सा सूचक क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। वो कोई सूचक कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। लिटमस, फिना फिनालफिथीन, फिनालोफिलिप्थीन, मेथिलीन ऑरेंज या नॉन। इस नॉन तो आंसर है नहीं। ठीक, हम लिटमस की बात करते हैं। लिटमस जो होती है ये लाइकेन से प्राप्त होती है, लाइकेन से प्राप्त होती है। लिटमस जो होती है लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक, लाइकेन कवक और शैवाल के बने होते हैं। ठीक, ये बायोलॉजी का टर्म है, लाइकेन कवक और शैवाल के बने होते हैं। ठीक, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। अब लिटमस को हम कैसे देखेंगे, तो लिटमस में पहले हम लोग एसिड का देखते हैं। एसिड, कोई एसिड सोल्यूशन है। ठीक, एसिड का सोल्यूशन है जब हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। ठीक, एसिड में, जब एसिड में हम लिटमस पेपर सोल्यूशन को यूज करते हैं तो एसिड क्या कहता है, जो वो क्या जाता है, एसिड है। इस लिटमस पेपर दो होता है, एक नीले एक ब्लू होता है, एक ब्लू होता है एक रेड होता है। ठीक, ये कहता है कि एसिड कहता है कि ब्लू को रेड कर देता है, ये ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है। ये ब्लू को हमारा रेड कर देता है, एसिड जो होता है ये ब्लू को रेड कर देता है। ठीक, अब फिर उसी हम बेस सोल्यूशन को देखें। अगर हम बेस जो क्षार होता है बेस को देखें, बेस ये लिटमस को क्या कहता है, रेड को टू ब्लू कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। ठीक, ब्लू कर देता है। लेकिन वह कह रहा कि वह कौन सा सूचक है, क्षारीय, जो विलयन को गुलाबी कर रहा, कि ना कि रेड और ना कि ब्लू, वह गुलाबी कर रहा है। तो गुलाबी के लिए हमारा फिनालफिथीन फिता अरे फिनालफिथलीन काम करता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा 16 का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका 16 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब
जब लिटमस की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ से जब देखते हैं हमारा पीएच स्केल, अब पीएच स्केल से कैसे किसी को मालूम चलेगा कि वे सोल्यूशन कम हो रहा है कि वे सोल्यूशन एसिडिक है कि बेस है। ठीक, ये हमारे एक पीएच सोल्यूशन है जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, 0 से होता है और इंड पॉइंट हमारा 14 होता है। ठीक, इंड पॉइंट 14 होता है, बीच में मिड पॉइंट को हम लोग 7 कहते हैं। 7 अगर किसी का है तो वह न्यूट्रल सोल्यूशन है, वह क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करेगा, वह न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करेगा। ठीक, वह न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करता है। ठीक, हम एसिड कब कहेंगे, किसी सोल्यूशन को एसिड कब कहते हैं, एसिड तब कहेंगे जब उसका पीएच 0 और 7 के बीच में, 0 और 7 के बीच में है। अगर इसके बीच में उसकी कोई सोल्यूशन रेंज आ रही है, या 2.4 आ रही है, या 3 आ रही है, या 4 आ रही है, या 5 आ रही, तो ये सोल्यूशन हमारा कैसा हो गया, एसिड हो गया। ठीक, अगर उसी का रेंज हमारा 7 से 14 के बीच में आ रहा है, या हमारा 7.5 या 8 है, या 9.3, अगर ऐसा कुछ समथिंग सोल्यूशन आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक, अब हम 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन द फायरिंग एक्सटिंग्विशर। कह रहा कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, जो अग्निशामक यंत्र बनाए जाते हैं उसमें क्या CO2 होता है, O2 होता है, S2 होता है, या N2 होता है। तो मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु में हमारी आग जली है, आग लगेगी कब, जब उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, जब हम ऑक्सीजन पाएंगे तभी वो जल सकता है। तो ऑक्सीजन है, अगर उसमें हम क्या डाल दें कि वो आग को कम कर दे, तो देखो जो वो गैस की जो एक रेड कलर की आती है बॉटल, उस पे उसे अग्निशामक यंत्र कहा जाता है। ठीक, तो उसमें हमारा CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है, उसमें CO2 जो होता है वो पाया जाता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, अरे ए सॉरी ए हो जाता है, अग्निशामक यंत्रों में CO2 ए ऑप्शन में है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, CO2, इसका आंसर नंबर CO2 हो गया। ठीक, आप लोग कमेंट में बताएंगे किसका कितना आंसर सही था। ठीक, कमेंट में आप लोग बताएंगे किसका कितना आंसर सही है, पेपर कलम पे सॉल्व करिए। कह रहा कि द 18 नंबर क्वेश्चन कह द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कह रहा है, आप सॉलिड डायरेक्टली इनटू चेंज हो रहा है, कहाँ डायरेक्टली इनटू गैस में हो रहा है। कह रहा कि ठोस जो है सीधे गैस में बदलना कहलाता है, जो सॉलिड होता है सॉलिड सीधे गैस में बदलना क्या कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है, या सब्लिमेशन जिसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं, या वेपराइजेशन या वाष्पीकरण कहते हैं, या मेल्टिंग कहते हैं। ठीक, ये सॉलिड हमारा कपूर है, सॉलिड हमारा कपूर है, वे डायरेक्ट किस में चेंज हो जा रहा है, वो गैस में चेंज हो रहा है। अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग सब्लिमेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है, जिसे हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक, कपूर, आयोडीन का उड़ना, ये सभी हमारा सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, सब्लिमेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, 19 नंबर कह रहा क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कह रहा कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, ऋणात्मकता किसमें सर्वाधिक होती है, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की। तो कह रहा कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होती है, निगेटिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की जो होती है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन इज। कह रहा कि ब्लीचिंग कॉटन, कपास को सफेद करने हेतु कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है, जो कपास हमारा व्हाइट रंग का आता है उसमें कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है सफेद करने के लिए। कह रहा है कि जो ब्लीचिंग कॉटन जो होता है उसमें कौन, जो कॉटन हमारा कपास आता है सफेद करने के लिए कौन सा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, विनेगर जिसे हम लोग सिरका कहा जाता है।
तो कपास को जो हमारा सफ़ेद करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जो दूधिया रंग कर देता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी, इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी होता है। ठीक, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी वायलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज NH3। कह रहा है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, 1 है, 2 है, 3 है या 5 है। तो किसी एलिमेंट की वैलेंसी हम कैसे चेक करते हैं, तो किसी एलिमेंट की वैलेंसी चेक करते हैं आउटर मोस्ट सबसेल में कितना उसमें एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो हमारा 7 होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की संयोजकता, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 × 5 आता है। तो इसके आउट मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हर एलिमेंट कहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 8 में से हम 5 को घटा देते हैं तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो उसकी वैलेंसी हम 3 मानते हैं। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी होता है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ, कह रहा अपक्रिया की दर किससे बढ़ती है। अपक्रिया की दर किससे बढ़ती है, डिक्रीज इन टेम्परेचर तापमान घटाने से, इंक्रीज इन टेम्परेचर तापमान बढ़ाने से, रिमूवल ऑफ कैटालिस्ट उत्प्रेरक घटाने से, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन जो सांद्रता घटाने से। तो अपक्रिया की दर कब बढ़ती है, अपक्रिया की दर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपक्रिया बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कह रहा कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का विलयन का रंग होता है कैसा होता है, ग्रीन हरा होता है, ब्लू नीला होता है, येलो पीला या रेड होता है। जो ग्रीन होता है कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो हमारा कैसा होता है, ग्रीन हरा होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है। और केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, आज केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 है, N2 है, O2 है और हाइड्रोजन है। तो CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अब बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। कह रहा कि तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, एक्सान होती है, डेंड्राइट होती है, न्यूरॉन होती है या स्नैप्स होती है। तो अगर हम किसी न्यूरॉन को बनाते हैं, अगर हम लोग न्यूरॉन को बनाते हैं तो उसकी बाहरी संरचना क्या होती है, उसकी जो बाहरी संरचना होती है न्यूरॉन, अगर हम लोग देखें न्यूरॉन की, तो उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं। ठीक, तो जो आवेश को कैप्चर करता है उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। ठीक, और जो स्थानांतरण आवेश को एक से दूसरे दूर भेजता है उसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक, तो सिनेप्स के बीच में दो हाँ सिनेप्स होते हैं, दो एक्सॉन के बीच की दूरी सिनेप्स होती है। ठीक, लेकिन तंत्रिका तंत्र की मूल जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं।
तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अगर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, रिस्पायरेशन श्वसन, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संश्लेषण, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन जो होती है ये माइटोसिस में होती है। माइटोसिस में जो होती है कोशिका का विभाजन होती है माइटोसिस में। ठीक, प्रोटीन का सिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। ठीक, राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट वो स्टोमेटा के छिद्र में होता है, स्टोमेटा पे। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है रिस्पायरेशन श्वसन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन मतलब निर्माण होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल इन वॉलंटरी एक्शन। कह रहा मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम है, ब्रेनस्टिक है, सेरिबेलम है, लघु मस्तिष्क है, या मेडुला ऑब्लिंगेटा है, या मिड ब्रेन है। तो सेरिबेलम जो सेरिब्रम होता है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये ब्रेन का लार्ज पार्ट होता है, ब्रेन का लार्ज पार्ट होता है। ठीक, लार्ज पार्ट होता है, ये लार्ज पार्ट होता है। ठीक, ये जो कह रहा संतुलन में जो मस्तिष्क की संतुलन को कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस संतुलन बैलेंस को जो बनाता है, बैलेंस के लिए हमारा बैलेंस। इनवॉलंटरी क्रिया एक्शन अलग चीज होती है, अनैच्छिक क्रिया अलग चीज होती है, लेकिन जो ह्यूमन कंट्रोल जैसे मस्तिष्क का बाहर अजन का जो एक्शन जो होता है सब ये आता है। तो जो ह्यूमन में ब्रेन कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल की सिस्टम जो होती है वो हमारी सेरिबेलम के पास होती है। लेकिन हमारी अनैच्छिक क्रिया जो होती है, अनैच्छिक क्रिया के लिए मेडुला ऑब्लिंगेटा जिम्मेदार होता है। तो इसके आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। अनैच्छिक क्रिया में जैसे आता है सांस का लेना और हार्ट का पंप करना, हार्ट का पंप करना, ये सभी हमारी अनैच्छिक क्रिया में आती है, अनैच्छिक क्रिया में आती है। तो वही कह रहा जो अनैच्छिक क्रिया के जो होती है, अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो वो मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बायोलॉजी का कि विच पार्ट विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। कह रहा कोशिका विस्तार के लिए कौन सा पौधा हार्मोन उत्तरदायित्व है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन है, एक्सिन है, एक्सिन है, या एथिलीन है, एथिलीन है, एब्सिक्सिक एसिड है। जो एबिसिक्सिक एसिड अम्ल होता है ये बीज को नष्ट कर देता है, पौधे में आए वाले चीज को नष्ट कर देता है इसकी छिड़काव करने पे या बुआई करने से। ठीक, फलों को पकने के लिए, फलों के पकने के लिए, फलों के पकने के लिए, फलों के पकने के लिए, पकने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, एथिलीन का। ठीक, लेकिन जो इलोंगेशन ऑफ प्लांट करता है उसके लिए एक्जीन हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, फिर हमारा क्या कहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कह रहा कि विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड।
कह रहा रक्त के निस्यंदन के लिए नेफ्रॉन का कौन सा भाग उत्तरदायी है? ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस या बोमन कैप्सूल या लूप ऑफ हेनले? तो रक्त के निस्यंदन के लिए नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग ये जो टेस्ट नंबर 1 का जो टेस्ट नंबर 2 का सलूशन बना है, टेस्ट नंबर सलूशन बना है, तो हम लोग आज तक यही देखते हैं। इसको हम लोग पार्ट नंबर 1 में रखते हैं, पार्ट नंबर 1 में रखते हैं। अगर आपको पार्ट नंबर 2 चाहिए, पार्ट नंबर 2 चाहिए, तो हाँ, आप लोग कमेंट में हमें बताएं, कमेंट में बताएं कि पार्ट नंबर 2 की सलूशन आप बना के दीजिए सर। ठीक, तो कमेंट नंबर में बताएंगे। ठीक, तो हम लोग 5 नंबर बायोलॉजी तक देखते हैं। अभी बायोलॉजी का 19 क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर का 24 क्वेश्चन और नर्सिंग का 24 क्वेश्चन बचा है। तो अगर सलूशन चाहिए तो आप लोग हमें बताइए कि सर टेस्ट नंबर 2 का सलूशन हमें दीजिए। ठीक, तो हम लोग आज इतना ही देखते हैं। आगे आप लोग पार्ट नंबर 2 का कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक।